नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है सैनिक वेलफेयर अड्डा। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आपको मेरे चैनल पर दिखाई गई जानकारियां थोड़ी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं भी कुछ खास बातें लेके आया हूँ, जैसे कि 8वें पे कमीशन के बारे में है। जैसे कि कुछ न्यूज़ है जो कि सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही हैं 8वें पे कमीशन को लेकर। साथ ही दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा स्पर्श से जो अप्रैल की जो पेंशन है उसके बारे में। साथ ही दोस्तों, ECHS ने एक एडवाइजरी जारी की है अभी, उसके बारे में भी आपसे इस पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहली जानकारी जो है वो हमारे पेंशन को लेकर है, जो कि अप्रैल महीने की है। और आप सभी जानते हैं कि जो इस बार का जो मंथ का आखिरी वर्किंग डे है वो वेडनेसडे को पड़ रहा है और 30 अप्रैल को पड़ रहा है। तो हम सभी की जो पेंशन है, जितने भी पेंशनर स्पर्श के थ्रू पेंशन लेते हैं, उन सभी की पेंशन 30 अप्रैल को उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा ECHS के बारे में। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने अभी एक एडवाइजरी जारी की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, और इस लेटर को मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लेटर में देख भी सकते हैं कि ये लेटर 8 अप्रैल 2025 को है, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS के द्वारा ऑल रीजनल सेंटर ऑफ ECHS को लिखा गया। दोस्तों, इस लेटर में आप देख सकते हैं कि एडवाइजरी ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अब्लिक AME ऑफ ECHS बेनिफिशरी। कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे जो पेंशनर्स हैं जो ECHS का जो बेनिफिट ले रहे हैं, ये उनके एनुअल चेकअप के बारे में है। दोस्तों, इस चिट्ठी के अंदर जो दूसरा पैरा है, इसमें देख सकते हैं आप कि एज पर लेटर का कुछ एक रेफरेंस दिया हुआ है, और इसमें एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो भी बेनिफिशरीज हैं वो अपना सिर्फ एनुअल मेडिकल जो चेकअप है वो सिर्फ पॉलीक्लिनिक के पास ही करा सकते हैं। जो भी उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है उसी रिसोर्सेज के थ्रू करवा सकते हैं। जो बेनिफिशरीज हैं वो इसके लिए कोई भी जो अगर क्लेम होता है वो क्लेम नहीं करा सकते, और ना ही आपको ECHS पॉलीक्लिनिक के द्वारा जो भी ECHS के पॉलीक्लिनिक के जो आपके जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, आपको AME के लिए ना ही उन हॉस्पिटल्स के अंदर रेफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों, और इस चिट्ठी के अंदर आगे आप देख सकते हैं कि जो भी, और इसके बाद भी यदि आपको कुछ भी स्पेशलिस्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो आप जो AME है वो सिर्फ आप अपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए सिर्फ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवा सकते हैं, ना कि आप अपने इनपैनल और जो सर्विस हॉस्पिटल हैं उनमें जाके आप अपना AME का कोई टेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी ECHS के AME के बारे में लेकर। तो दोस्तों, आपको ये भी बारे में पता होना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही मैसेज है जो कि मैंने बताया आपको कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं जो कि वेतन आयोग प्रकोष्ठ के द्वारा, यानी कि वेतन आयोग जो पे कमीशन सेल है उसके द्वारा एक आयोजित की गई है एक मीटिंग, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर के स्टार ऑडिटोरियम में हुआ है। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस मीटिंग में निकल कर आए हैं इस मैसेज के अनुसार, जिसमें कि जैसे कि 8वें वेतन आयोग की समय सीमा जो समिति है उसकी अधिसूचना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले हफ्ते तक कर सकती है। साथ ही दोस्तों, इसमें आगे बताया गया है कि जो रिपोर्ट सौंपने की जो समय सीमा है वो जून से सितंबर 2026 के बीच रखी गई है। साथ ही दोस्तों, आगे इसमें है कि सरकार द्वारा जो इसका कार्यान्वयन की समय सीमा है वो जनवरी 2027 से लागू हो सकती है, जबकि इसकी जो लागू होने की तिथि होगी वो जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी। साथ ही दोस्तों, इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है जो कि CPI के आंकड़ों पर आधारित होती है, उसमें जो न्यूनतम आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.91 रहने की संभावना है। साथ ही इसके बाद जो गवर्नमेंट इसमें जो करेगी वो इसमें अलग से इसको फिटमेंट फैक्टर में जोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो भी फिटमेंट फैक्टर फाइनल होगा वो आपको लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि आज
साथ ही इसमें आगे बताया गया है कि जो भी संभावित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और भी हैं जो कि कुछ उठाए गए हैं, जैसे कि सामग्री क्लेम, लगेज क्लेम जिसको कहते हैं, सीए का ऑटोमेटिक क्रेडिट लेवल पार्ट 2 के आधार पर ही केवल हो जाएगा। अवकाश की जो लीव इंकैशमेंट है उसको 400 से बढ़ाकर 300 या 400 से बढ़ाकर 400 या 500 दिन करने की इसमें सिफारिश की गई है। साथ ही इस चिट्ठी में आगे बताया गया है कि जितने भी अधिकारी हैं उनको सिविल हायर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी हैं उनके लिए जो भी सिविल सर्विसेज के जो अनुरूप जो पेंशन है, जो एनपीएस या यूपीएस, वो उनके लिए उनकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जेसीओज के लिए इसमें एमएसपी को एमएनएस के बराबर या उससे अधिक करने की बात कही गई है। परंतु दोस्तों इसमें कहीं भी ओआर रैंक यानी कि जवान लेवल के बात नहीं की गई है कि उनकी एमएसपी को साथ ही जेसीओज ओआर्स की कुछ कैटेगरी को वाई ग्रुप से निकाल के एक्स ग्रुप में करने का भी इसमें बात कही गई है। साथ ही इसमें कोई बिना विकल्प दिए कर्मचारियों के लिए स्वचालित वेतन निर्धारण को भी की बात कही गई है। दोस्तों इसमें और भी कई चीज़ें हैं जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, परंतु इसके अंदर जो इसमें कहीं भी ओआर के एमएसपी की बात नहीं की गई है, जो कि उसको बढ़ाकर कितने से कहाँ तक किया जाए। तो दोस्तों आगे आप इस चिट्ठी के अंदर लेटर में या मैसेज जो भी है ये आप उसमें भी और भी चीज़ें देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें हर 5 साल में कैडर समीक्षा की बात कही गई, जैसा कि सिविल सर्विसेज के अंदर होता है। साथ ही सेलेक्टेड कर्नल्स को सुनिश्चित ब्रिगेडियर रैंक तक की प्रमोशन की बात की गई है। साथ ही तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं उनके लिए एक समान सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की एज की भी बात कही गई है। परंतु दोस्तों इस लेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डाउट तो है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जो कि पे कमीशन को लेकर कि उसमें सदस्यों की नियुक्ति के बारे में था, जिसमें कि 35 सदस्यों की जो 35 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि 3 जो सबसे सीनियर रैंक के अधिकारी होंगे, जिसमें से कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों की इसमें से होंगे। साथ ही जो सबसे लोअर लेवल में है उसमें 3 ड्राइवर और 3 एमटीएस की भी नियुक्ति की बात की गई, यानी कि कुल मिलाकर 35 इसमें सदस्य की डेपुटेशन पे इसमें नियुक्ति की जाएगी। साथ ही दोस्तों परंतु इस चिट्ठी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें किसी भी एप्लीकेशन को सबमिट करने की आखिरी तिथि के बारे में नहीं लिखा गया है, यानी कि फिर भी अगर अनुमान लगाया जाए तो कम से कम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 महीने का समय इसमें भर्ती की प्रक्रिया या एप्लीकेशन सबमिशन के डेट को ले सकती है। इसके बाद अगर चयन की प्रक्रिया और उनको नियुक्ति देने तक 1 महीने का समय और लग सकता है। लगभग मतलब 2 से ढाई महीने तक में ये वेतन आयोग के पूरे सदस्यों की नियुक्ति वगैरह सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद उससे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जो कि फाइनल होना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 अप्रैल को एक मीटिंग होने वाली है जेसीएम की, जैसा कि पहले भी चिट्ठी में बताया जा चुका है कि 23 अप्रैल को एक मीटिंग होगी। और इसके बाद ही इस पर अगर जो भी मीटिंग में फ़ाइनल हो जाता है या इसके अगली मीटिंग में फ़ाइनल होता है और उसके बाद ही इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री और भारत सरकार अप्रूव कर देगी, तो उसके बाद जो भी वेतन आयोग जो गठित होने के लिए अभी सरकार ने जो इसका वैकेंसी सर्कुलर जो जारी किया है उसके अंतर्गत उस पर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर के आधार पर ये पे कमीशन काम करना शुरू कर देगा। और साथ ही दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो पे कमीशन है ये जनवरी 2026 से लागू होना है। और जैसा कि सरकार कई बार दावा भी कर चुकी है कि जो ये पे कमीशन है, जो 8वां वेतन आयोग है, वो अपनी समय सीमा पर ही लागू होगा और समय सीमा के अंतर्गत लागू हो जाएगा। और इसका बेनिफिट जो है वो हम सभी को जनवरी 2026 से मिलना शुरू भी हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लेट होने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा मार्च या अप्रैल 2026 तक हम कर सकते हैं कि इससे पहले इसकी सारी सब कुछ ठीक ठाक इसमें सब कुछ हो जाए और सरकार इसको जल्दी से जल्दी जनवरी 2026 से या अप्रैल या मार्च जो भी होगा और जितना डिले होगा उसमें हमको बाकी एरियर के साथ इसको का बेनिफिट देना स्टार्ट कर देगी दोस्तों। तो दोस्तों अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।